नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बड़ी खबर, और वो भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, और वो ये है कि कोरोना को लेकर के केजरीवाल पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। केजरीवाल सरकार के कुछ फैसले ऐसे हैं जो पूरी तरीके से राजधानी को कोरोना से बचाने के लिए काफी होंगे। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और ग्रैब सिस्टम को प्रभावी कर दिया गया है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने नई बंदिशों का ऐलान कर दिया है। ग्रैब अर्थात येलो अलर्ट अब प्रभावी हो जाएगा क्योंकि उसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सीएम केजरीवाल का एक बड़ा फैसला, पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है केजरीवाल सरकार। हालांकि 656 मामले ओमिक्रॉन के पूरे देश में आए हुए हैं। 653 की पुष्टि हो चुकी है, 3 और मामले हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि 165 मामले सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हैं ओमिक्रॉन के। हालांकि महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का नंबर आ रहा है, संख्या बहुत कम है। लेकिन जिस तरीके से एक त्वरित फैसला लिया गया, कड़ा फैसला लिया गया, उसके लिए एक पत्रकार के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि केजरीवाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। ग्रैब, हम आपको बता दें, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, और ये 2021 में केजरीवाल सरकार ने ही इसको बनाया था, और उसके तहत येलो अलर्ट पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा। निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस स्थिति में नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। वीकेंड कर्फ्यू नहीं लागू होगा। ऑड इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल खुले रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे। निर्माण कार्य जारी रहेगा। इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ वो खुले रहेंगे और वहां पे लोग जा सकेंगे, लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। होटल खुले रहेंगे। होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे। सलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे। स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। आउटडोर योग की अनुमति रहेगी। दिल्ली मेट्रो में बैठने की 50% क्षमता के साथ ही ऑपरेटिव होगी। खड़े होकर के यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली बसें बैठने की क्षमता 50% क्षमता के साथ ही चलेंगी। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को सफर करने की अनुमति होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। हालांकि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे। पब्लिक पार्क खुले रहेंगे। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी फिलहाल जारी रहेगी। धार्मिक स्थल फिलहाल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेगी। और स्थिति बिगड़ने पर उसी हिसाब से दिल्ली सरकार एक्शन लेगी और उसी हिसाब से एक्शन प्लान बनाया गया है। तो हमने आपको इस निर्देश के जारी होने के बाद ग्रैब के तहत येलो अलर्ट का जो निर्देश जारी किया गया है, एक बेहद सख्त कदम, लेकिन दिल्ली के नागरिकों के सुख और सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए उनके स्वास्थ्य को पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है और ये फैसले लिए गए हैं।
इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी फरहीन जुड़ रही हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता रमेश मोहन श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले फरहीन, हमने कुछ जानकारियां दी, क्योंकि आप बराबर कोरोना पर अपनी राय रखती रही हैं और जानकारियां देती रहे हैं। जो ये फैसला लिया गया है किस तरीके से प्रभावी हो सकता है और क्या इसका प्रभाव हो सकता है, फरहीन? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार हम इस कार्य के माध्यम से जनता को अवेयर कर रहे हैं। हालात अभी कंट्रोल में है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हालात बद से बदतर ना हो जाए उसके लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। पाबंदियों की अगर हम बात करें तो पाबंदियां कोई सी भी हो, छोटे बच्चे पे लगाई जाए या बड़े लोगों पर लगाई जाए, पाबंदी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन हालात जिस तरह से अभी धीमे धीमे कोविड के मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ओमिक्रॉन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और दिल्ली या महाराष्ट्र में अभी आप देखें तो सबसे ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में या दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, लोग काम के लिए यहाँ आते हैं, तो ऐसी जगहें हैं जहाँ से कोने कोने से लोग आ रहे हैं। उनमें से कौन सा बंदा कोविड पॉजिटिव है या आगे ओमिक्रॉन से पॉजिटिव निकलेगा, इसके लिए हमको अभी से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह की पाबंदियां नहीं लगेंगी तो शायद आगे जाके हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये पाबंदियां शायद जनता के लिए ठीक है और आगे का माहौल खराब ना हो, ज्यादा पॉजिटिव रेट ना बढ़ सके, तो मेरे हिसाब से चीज बहुत अच्छी है और जनता को उसका फायदा मिलेगा बेशक। फरहीन, जैसा कि मैंने देखा है कि पिछले 1.5 सालों से किस तरीके से आप कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करती रहेंगी व्यक्तिगत रूप से आप, और जब भी आपको मौका मिला समय पर तो एक पत्रकार के तौर पर आपने पैनिक न होने की बात कही और साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करने के लिए प्रेरित भी किया और आप स्वप्रेरित स्थिति में भी हमेशा रहती हैं। येलो अलर्ट के बाद कुछ ऐसी बंदिशें हैं जिससे क्या कोई पैनिक स्थिति बन सकती है या नागरिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, खास करके मेट्रो या बसों को अगर आप ध्यान में रखें, क्योंकि स्कूल भी बंद होंगे? देखिए, यहाँ फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि पाबंदियां, जैसे आपने कहा कि पाबंदियां कोई भी अच्छी नहीं होती हैं और पैनिक लोग हो जाते हैं। कोई पैनिक होना नहीं चाहता, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं। सपोज करिए सुबह सुबह ऑफिस का टाइम है, लोग मेट्रो से जा रहे हैं या बसेस से जा रहे हैं, अगर उसमें इतना वक्त कम होता है, इंसान सोचता है पहले हम पहुंच जाए। उस वक्त में अगर 50% का जाने आने के लिए अगर वो लिमिट लगा दी जाती है तो हर कोई, सारे लोग तो जाहिर है एक वक्त में जा नहीं सकते हैं। तो जैसे जैसे इंतजार बढ़ता है, इंसान पैनिक होता है, तो आने जाने में ट्रांसपोर्ट की जो कमी होती है वो उससे फर्क पड़ता है। इसके अलावा कहीं और भी जाना है, बहुत से वर्किंग, दिल्ली या महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्किंग लोगों का रेट ज्यादा है। तो जब काम के लिए लोग जाते हैं तो रात के कई बार ऐसे लोग हैं जो नाइट शिफ्ट करके आ रहे हैं, तो जाहिर है वो मार्केट नहीं जा सकेंगे। हालांकि जरूरी चीजों के लिए, समाज के लिए दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासन है या पुलिस है जो रास्ते में लगी होती है वो लोगों को रोकती है कि कोशिश कीजिए कि रात में ना जाए। उसमें उन लोगों के लिए भी मुश्किल होती है और जनता के लिए भी परेशानी होती है कि सामान लेना है कुछ, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि हाल ही का केस तो कहा गया है कि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, लेकिन जो जनता है वो सोच रही है कि ठीक है 11:15 पे अगर हम गए तो 15 मिनट पे हम सामान लेकर वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोगों को पुलिस ने ये कह रखा है 10:30 से वो सबको भगाना शुरू कर देती है, क्योंकि 11 बजे तक आप अपने घर के अंदर दुकानें बंद करके पहुंच जाए, ना कि 11 बजे तक दुकानें खुली रहें। तो जनता इन सब चीजों को पूरी तरह से अवेयर नहीं होती है और पैनिक होना शुरू हो जाती है। तो यही वजह है कि जनता कहीं अभी परेशान होती है, सोच के टेंशन ले लेती है। इतना कोविड से परेशान नहीं होती है जितना कि नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन से परेशान हो जाती है। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बेहद सख्त निर्णय, लेकिन जनता के सुख सुविधा के साथ ही स्वास्थ्य को आपने पूरी तरीके से ख्याल में रखा है, साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन क्या ये निर्देश जारी होने के बाद येलो अलर्ट पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा, ये स्पष्ट करना अभी शेष है। क्या स्थिति है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले ग्रैब को प्रभावी किया गया है। देखिए, ऐसा है कि येलो अलर्ट डिक्लेयर करना सरकार के हाथ में है, तो सरकार ने दे दिया। अब जो गाइडलाइंस इसकी इशू होनी है वो डीडीएमए को इशू करनी है, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। इसके चेयरमैन राज्यपाल साहब हैं और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक या कल सुबह तक ये गाइडलाइंस आ जाएंगी। लेकिन येलो अलर्ट के कुछ पैरामीटर इन जनरल बने हुए हैं कि ये बंद हो सकता है, वो खुल सकता है, ये 50% के साथ, वो 20% के साथ, जिसका जिक्र आपने शुरू में ही कर दिया। जी जी। कि ये हो सकता है,
ऐसी रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। अब उसमें से कौन सी रिस्ट्रिक्शन आएगी और किस सीमा तक आएगी, इसको देखने के लिए इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन जो चिंताजनक बात हुई है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में आम जनता ने जिस तरह से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना था, उस तरह से कोरोना की गाइडलाइन का पालन अगर किया होता, जैसे आपने देखा सरोजनी नगर मार्केट में बहुत भीड़ थी, दूसरी मार्केट में भीड़ थी और लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, तो उसकी वजह से और इंटरनेशनल लोगों के आने की वजह से दिल्ली और महाराष्ट्र में बहुत तेजी से मामले बढ़े जी। तो सरकार के पास क्या ऑप्शन है? सरकार के पास दो तरीके हैं। बिल्कुल। एक तो अपनी मेडिकल व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर ले, जो कि आज सीएम ने अपने एड्रेस में बोला भी कि हम पिछली बार से 10 गुना ज्यादा तैयार हैं। और दूसरा ऑप्शन है इस तरह की थोड़ी सी लोगों के मिलने जुलने और इकट्ठा होने पे पाबंदियां लगाना, क्योंकि ओमिक्रॉन के बारे में जो कहा जा रहा है वो ये 3 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। तो अगर लोगों के मिलने जुलने पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगे तो इसके फैलने की रोक लगेगी। और ओमिक्रॉन और कोविड को आप अलग अलग मत समझिए। नहीं, बिल्कुल एक है सर, ये हम लोग समझ रहे हैं जी। हाँ, ये आपके दर्शकों को भी समझना चाहिए जी कि ओमिक्रॉन कोरोना का छोटा भाई है, लेकिन इसको कोरोना में बदलने में टाइम नहीं लगता। बिल्कुल। बेंगलुरु के एक अस्पताल में जहां ओमिक्रॉन की टेस्टिंग हो रही थी, वहां कुछ नर्सों को बाद में कोरोना से इन्फेक्टेड पाया गया। तो इसलिए अगर हम ओमिक्रॉन को रोकेंगे तो समझिए कोरोना को रोकने में मदद मिलेगी। और जैसे ही ठंड बढ़ी है, कोरोना में तेजी से उछाल आया है। आप देखिए कुछ दिन पहले 50 था, फिर 100 हुआ, फिर 150 हुआ, फिर 250, फिर कल 350 के आसपास पहुंच गया कोरोना का ये मरीजों की इन्फेक्टेड लोगों की संख्या। तो अब जो पॉजिटिविटी रेट 0.68% हुई है, वो 7 जून के बाद सबसे ज्यादा है। 4 जून को 0.76% थी, जितने लोग टेस्ट हो रहे थे उसमें पॉजिटिव। तो इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है। हमें उम्मीद है कि जनता इसको समझेगी और आज शाम को जब गाइडलाइंस आ जाएंगी तो वो उसका पालन भी करेंगे। आप जो जागरूकता पैदा कर रहे हैं अपने समाचार के माध्यम से, वो बहुत अच्छी है। जनता को समझ में आया तो बहुत अच्छा है, हमारे साथ कोऑपरेट करे तो और भी अच्छा है। बिल्कुल। हम स्वास्थ्य के मामले में पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल रमेश जी, एवी स्टार न्यूज पिछले एक पखवाड़े से लोगों से न डरने की सलाह दे रहा है, लेकिन बेहद सावधानी बरतने के लिए, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए बार बार अनुरोध और प्रेरित कर रहा है, क्योंकि ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। सवाल अगला है सर, चूंकि शाम तक गाइडलाइंस भी आ जाएगा, ऐसा लगता है कि केंद्र से भी निर्देश मिलने का कुछ इंतजार है आप लोगों को? देखिए, केंद्र सरकार से इसमें निर्देश अभी मिलने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जो डीडीएमए की अथॉरिटी है उसके मुख्य संरक्षक तो उपराज्यपाल महोदय है, जो कि केंद्र के ही प्रतिनिधि हैं और वो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशन में काम करते भी हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार को अलग से कोई निर्देश देने की जरूरत पड़े अभी तो ऐसा मैं नहीं समझता। अभी तो ऐसी कोई हालत नहीं आई है। अभी तो राज्य सरकार पूरी तरह स्थिति पे नजर रखे हुए और नियंत्रण में भी है। तो मैं समझता हूँ जब गाइडलाइंस आ जाएंगी तो क्लैरिटी हो जाएगी। दिल्ली एक राज्य है, मैं मानता हूं कि केजरीवाल सरकार का ये फैसला अभी सख्त दिख रहा है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि बहुत ही अहम फैसला है। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में जिस तरीके से सख्ती से ग्रैप और उसके तहत येलो अलर्ट को प्रभावी करने की तरफ दिल्ली सरकार बढ़ चुकी है, और जैसा कि कई बंदिशों का हमने जिक्र भी किया, निश्चित रूप से उसका एक असर भी पड़ेगा। क्या आपको लगता है उसके लिए भी आप लोग तैयारी कर चुके हैं? देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही कहा कि 27 ऑक्सीजन प्लांट हमने कोरोना की दूसरी लहर में लगाने शुरू कर दिए थे और वो अब लग भी गए हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के फ्रंट पे तो कहीं कोई कमी नहीं होगी। दूसरी लहर में हम लोग ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं थे, तो हमें पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ा था। इस बार ऊपर वाले की दया से वो निर्भर होने की स्थिति नहीं आएगी, बल्कि हो सकता हम पड़ोसी राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई करने की स्थिति में हो। एक बात।
दूसरी बात, नंबर ऑफ बेड्स हम लोगों ने बढ़ाए हैं। एनएमजेपी में 100 बेड्स का पहले रिजर्वेशन था, अब जरूरत पड़ेगी तो हम पूरे हॉस्पिटल्स को ही कोविड हॉस्पिटल जैसे हमने पिछली बार डिक्लेयर किए थे वैसे डिक्लेयर कर देंगे। जब से पिछली बार से लेकर के अब तक हमारे पास दिल्ली में 10,000 बेड्स की संख्या बढ़ चुकी है। और ओमिक्रॉन में आप देखें विशेष करके कि हॉस्पिटलाइजेशन की दर ज्यादा नहीं है, इन्फेक्शन ज्यादा है, हॉस्पिटलाइजेशन की दर ज्यादा नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन का रेट कोविड के पेशेंट्स का ज्यादा होता है, इसलिए हम दोनों तरफ से तैयार हैं। पिछली बार भी हमने होम आइसोलेशन का एक मॉडल बनाया था जिसमें हेल्थ वर्कर्स और आशा वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई थी कि जो पेशेंट होम आइसोलेशन में है उनका ख्याल कैसे रखना है। तो इस बार हम पिछली बार के मुकाबले ज्यादा बढ़िया तरीके से तैयार हैं। बस केंद्र सरकार से हमें एक उम्मीद है जो कि मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, कृपया बूस्टर डोज जल्द से जल्द दिलवाने की कृपा करें। फरहीन, चाहूंगा कि केंद्र सरकार जरूर कर दे। फरहीन, केंद्र से जो अपेक्षा है एवी स्टार न्यूज के माध्यम से आप नेता रमेश जी ने कह दी है, बूस्टर डोज के संबंध में कोई ताजा और पुख्ता जानकारी जो आप दे सकती हैं एवी स्टार न्यूज के दर्शकों को? सबसे पहले तो अगर मैं कहूँ तो हमारे देश में अगर सारे लोग पूरी तरह से वैक्सीनेशन करा लें तो पहली चीज तो उसी से काफी हमें फर्क पड़ेगा। उसके अलावा हम जो भी वैक्सीन हो इतना लंबा दायरा हो चुका है कोविड करते हुए, तो बूस्टर डोज बेशक काम करेगा। कोशिश यही है कि सारी चीजें अवेलेबल हो और हमारी जनता जितनी अवेयर हो सके उस वैक्सीनेशन से बेशक फायदा पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूंगी, जैसे हमेशा कहती आ रही हूँ, कि वैक्सीनेशन या बूस्टर डोज इन सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो हम फॉलो कर लें, चाहे वो गाइडलाइंस हो, चाहे वो मास्क पहनना हो या कहीं जाते वक्त थोड़ा सा एहतियात रखनी हो, बेवजह कहीं जाने आने से परहेज करें। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इनको फॉलो कर लें। इसके अलावा बूस्टर डोज या वैक्सीनेशन का तो अपना अलग ही कमाल है, तो अगर इन चीजों को फॉलो कर लिया जाएगा तो हम हमारी पूरी जनता या हमारा देश इस चीज से उभर पाएगा। जिसके प्रति फरहीन बार बार कह रहे हैं और आप मान भी रहे हैं कि फरहीन जो बातें कह रही हैं उसका अभाव दिखा है। इस संदर्भ में सुनिए जी नहीं, सुनिए, देखिए मैं जो कहना चाहता हूँ ये कि मैं किसी एक और चैनल पे डिबेट पे था जिससे अपोलो और मैक्स के डॉक्टर एक्सपर्ट बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन फॉलो करना, मास्क लगाना तो एक चीज है, लेकिन इन्फेक्शन अल्टीमेटली कौन सी चीज है जो बचा सकती है? उन्होंने कहा बूस्टर डोज बचा सकती है और डबल डोज वैक्सीनेशन जिनका हुआ है उनको सिक्योरिटी है। तो दिल्ली में डबल डोज का जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम था वो पूरा किया जा चुका है। शिविर साहब भी इस बारे में बता चुके हैं कि करीब सभी लोगों को डबल डोज लग चुकी है। अब दिल्ली में बूस्टर डोज की ही जरूरत है और जो भी कोरोना की वैक्सीन है उनका निर्माण और उनका प्रोक्योरमेंट वो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में दे रखा है। इसीलिए मैं केंद्र सरकार से अपील कर रहा हूँ कि बूस्टर डोज की ज्यादा से ज्यादा पर्याप्त मात्रा में संख्या दिल्ली में उपलब्ध कराई जाए। रमेश जी, दिल्ली और महाराष्ट्र में केस सबसे ज्यादा है। रमेश जी, मैं आपको याद दिलाऊं कि आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को जब संबोधित किया तो बूस्टर डोज की शुरुआत 2 से 3 जनवरी को बाकायदा शुरू होना है। क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, इसलिए दिल्ली में अनुपलब्धता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अरे भाई, मेरा कहना ये है जो उन्होंने कहा 60 वर्ष से ऊपर वालों को बूस्टर डोज पहले मिलेगी। मेरा कहना है कि यदि बूस्टर डोज पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई जाए यहाँ पे तो हम 60 वर्ष से नीचे वालों को भी तो जल्दी से जल्दी लगाए। आप एक सवाल बार बार कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो डोजेस तैयार किए जा रहे हैं उनको ऑर्डर दिया गया है, उतनी संख्या में वो डोज तैयार होंगे। अब उसके लिए एक ऐसी बात कर देना जो तुरंत उस हिसाब से ना हो पाए, क्या ये एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश नहीं है? देखिए ऐसा है, हम एक राजनीतिक दल है और एक प्रदेश का जी, जो भी डिमांड करना होगा हम करेंगे। इसमें राजनीति देखने का सवाल नहीं है। ये तो पक्का
बूस्टर डोज तो लगानी पड़ेगी। इंडिया बूस्टर डोज लगाने की हालत में है। कोरोना की वैक्सीन का प्रोडक्शन करने वाली 2 कंपनियां हमारे पास है, जो कि भारत की ही है। इन दोनों की वैक्सीन को मान्यता भी है। तो भाई इनसे प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करेगा कौन? केंद्र सरकार। इनसे वैक्सीन देगा कौन? केंद्र सरकार। राज्यों को वैक्सीन देगा कौन? केंद्र सरकार। तो भाई साहब हम डिमांड भी तो केंद्र सरकार से ही करेंगे। आपने डिमांड की है और दिल्ली की जनता के हित में की है, ऐसा केंद्र को करना ही पड़ेगा। और केंद्र में प्रधान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा साफ तौर पर कह दिया है कि बूस्टर डोज की शुरुआत हो जाएगी, बच्चों को नए टीके लगेंगे, शुरुआत कोरोना वॉरियर से होगी, जो व्यवस्था है उस हिसाब से आगे बढ़ेगी। हम बात करते हैं फिर येलो अलर्ट पर। येलो अलर्ट की स्थिति में जो कुछ भी संस्थान और कई ऐसे जैसे मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, ये सब बंद किए जाएंगे तो उसका जो असर पड़ेगा उससे भी निपटने की कोई तैयारी है? देखिए ऐसा है जी कि जो भी होगा जी एक बार से हमारे पास डॉक्टर्स भी तैयार हैं, आशा वर्कर्स भी तैयार हैं, होम आइसोलेशन का बेस्ट मॉडल हमारे पास है। तो हम लोगों को संभालने की इसलिए जनता को तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी हमारे पास है, तो इसलिए कहीं कोई परेशानी है ही नहीं। मैं सवाल जो आपसे पूछना चाह रहा हूं वो उत्तर दीजिए ना सर। जो हमने शुरुआत में, जब मैं एंकर की शुरुआत की तो मैंने कहा कि ये चीजें बंद हो सकती हैं। मुझे फिर से एक बार मैं जरूर उसको दोहराऊंगा। मैं ये कहता हूं कि उनके बंद होने से जो असुविधा होगी उससे निपटने की कोई एक वैकल्पिक तैयारी है क्या? उस पर भी कुछ तैयारी है आपकी? सिनेमा हॉल बंद होगा या उसमें कैपेसिटी कम होगी तो आप सरकार से ये तो भी मत कीजिए कि वैकल्पिक रूप से सिनेमा दिखाएगी सरकार। तो वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो उन चीजों की होगी जो जनता के रोजाना जीवन यापन के लिए आवश्यक है। और पिछली बार जो लॉकडाउन था आप उसको भी याद करें, तो जो जीवन की जरूरी आवश्यकता की चीजें हैं, दवाई की दुकानें हैं, रोजमर्रा के सामान की दुकानें हैं, फल सब्जी की दुकानें हैं, उन पे तो कहीं कोई बंधन लगाया ही नहीं गया था। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक स्कूल की बात है, अगर स्कूल बंद होते हैं तो हमने दिल्ली के सारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से भी ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था पिछली बार भी करवाई थी और इस बार भी वो व्यवस्था काम करेगी। तो जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, जो लोगों के रोजमर्रा जीवन की आवश्यकताओं की चीजें हैं, उनमें कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। हाँ, इंटरटेनमेंट में, मॉल्स घूमने में, उनमें जो रुकावट आएगी, हाँ, वो तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी भी है, वो तो करना भी पड़ेगा। उसमें तो जनता को हमारा साथ देना भी चाहिए। जी जी। फरहीन, एक अहम सवाल है जो अभी मैं रमेश जी से पूछ रहा था, क्योंकि बच्चों के स्कूल फिर बंद होने जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई, और लगभग एक दायरे में फिर बच्चे कैद हो जाएंगे। एक मनोवैज्ञानिक रूप से उन पर असर पड़ता है, क्योंकि बच्चों में सामाजिकता फैलती है, सामाजिकता का दायरा उनका बढ़ता है। जब मेल जोल होता है वो स्कूल जाते हैं। क्या देख रही हैं आप एक नए वेरिएंट के आगमन और उसके हमले के बाद सबसे बड़ा असर बच्चों पर ही पड़ने जा रहा है? यहाँ पे जरूर आपसे एक बात कहना चाहूंगी। कोविड के दौर है या कोई भी खतरनाक कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले तो जिंदगी, उससे पहले कुछ नहीं देखा जाता, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। तो जिंदगी बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चों की लाइफ सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, ये भी मैं कहना चाहूंगी। स्कूल टाइम एक जो बच्चों का 2-2.5 साल से जो बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, ठीक है वर्चुअल क्लासेस हैं, घर पे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, सोशल गैदरिंग खत्म हो गई है, ऑनलाइन बैठ के पढ़ाई, ठीक है बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बेहतर है। बच्चों का सारा जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई शायद ही कोई कर पाए, लेकिन फिर भी पेरेंट्स सब्र कर लेते हैं कि कम से कम जान
जान तो बची हुई है। स्कूल भेज के भी पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि अगर अभी जैसे आपने कहा कि वैक्सीनेशन अब शुरू हो रहा है बच्चों के लिए, वैक्सीन अवेलेबल हो रही है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक बच्चों को पूरा वैक्सीनेशन कराया जाएगा, इससे भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन उस बीच बच्चों की जान बचाना बेहद जरूरी है, जो कि हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बच्चों की लाइफ बेहद प्रभावित हुई है। इसका असर ठीक है, एक दौर है, ये भी गुजर जाएगा, लेकिन आगे जाके जो पड़ेगा वो बच्चे बहुत इससे प्रभावित होंगे, बहुत ज्यादा। रमेश जी, फरहीन की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं और एक जिज्ञासा के साथ मैं ये सवाल कर रहा हूं, चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में और खास करके इंटरमीडिएट की शिक्षा प्रणाली पर जो प्रयोग आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सरकार ने किया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। इन परिस्थितियों में जब एक बार फिर बच्चे लगभग अपने घर के चार दीवारी, अपने कॉलोनीज के चार दीवारी में कैद होकर के रह जाएंगे, क्या कुछ ऐसा स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा कि बच्चे सामाजिकता और एंटरटेनमेंट से विधिवत जुड़ें? एक अहम सवाल है सर। बिल्कुल सही चिंता है कि ऑनलाइन एजुकेशन ओवरऑल पर्सनालिटी का वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता जो कि विद्यालय में होता है। जी विद्यालयों, लेकिन आपको याद होगा कि दिल्ली के विद्यालयों में पहली बार हैप्पीनेस करिकुलम की शुरुआत की गई। सामाजिक परिवेश के बारे में और ज्यादा सीखते हैं। इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव पूरे देश में जी। अब उत्तर प्रदेश के नया हैप्पीनेस करिकुलम कर रही है जी। करिकुलम को भी लागू ऑनलाइन जी। ऐसे विषयों का समावेश है के बारे में भी जाने, एजुकेशन की तरह वो पढ़ाई और नहीं, हमको भी जी कुछ जिससे कि उनका जी। कुछ तकनीकी खामियों के चलते रमेश जी आपके आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम आपके भाव को समझ सकते हैं कि ऑनलाइन हैप्पीनेस जो क्लासेस चलाई जाती हैं या इस तरीके का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके तहत एक नया प्रयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से भी बच्चों को एंटरटेनमेंट से भी जोड़ने की कवायद हो सकती है, क्योंकि 1.5 साल से अधिक का समय हो गया है, बच्चे लगभग कैद की स्थिति में हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी फरहीन ने भी कहा कि जान है तो जहान है, वास्तव में प्राथमिक रूप से ये सच है। लेकिन रमेश जी, आपसे भी एक अनुरोध है कि तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के साथ इस बात पर जरूर गौर करिएगा कि बच्चों की जिंदगी में वो खुशी बनी रहे, और केजरीवाल सरकार जिस तरीके से शिक्षा में नए प्रयोग के साथ बच्चों के जीवन को निखार रही है, उनके जीवन में खुशियां यूं ही बढ़ती रहेंगी। हालांकि कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पूरी तरीके से एक बार उनके सामने बड़ी बाधा पैदा कर चुकी है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।